जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हमने पिछला वीडियो जब बनाया था तो उसमें आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया कि सर नया सिलेबस के बारे में बता दीजिए। सीटेट में पेपर 1 में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, किस लेवल में कितने लेवल में एग्जाम्स होते हैं, इन सारे के बारे में आप लोगों ने कहा था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आप हमको बता दीजिए। तो आज हम वीडियो वहीं लेकर के आ गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेपर 1 में किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, पेपर 2 में किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, इन सारी चीज़ के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सीटेट के बारे में। देखिए, सीटेट जो है वो आपको 2 लेवल में लिया जाता है। सीटेट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में आ जाता है लेवल 1, जिसको हम लोग पेपर 1 भी कह सकते हैं। और दूसरा आपके पास आ जाता है कौन सा? तो दूसरा आ जाता है पेपर 2। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि आखिर पेपर 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बाबू यह समझना है कि पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5वीं क्लास के शिक्षक बनने के लिए आपको इस पात्रता को पास करना होगा। अगर आप 6 से 8वीं क्लास में शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब उच्च प्राथमिक में आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। और सीटेट की जहाँ तक बात है तो यह एक पात्रता परीक्षा है। जब तक आप इसे पास नहीं करेंगे तो बिहार में या कहीं भी आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले 2-3 बातें आपको समझना है कि इसका जो टोटल टाइम होता है वो 150 मिनट का समय होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 150 होता है और 150 क्वेश्चन के लिए आपको 150 मिनट का समय भी दिया जाता है। मतलब 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का समय कुल अगर आपको मिलता है इसमें। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें तो बहुत सारे बच्चों का यह सवाल रहता है कि सर कोई निगेटिव मार्किंग इसमें होता है क्या? तो देखिए, आपको बता दे रहे हैं पात्रता परीक्षा है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब आपको कितना गलती हो रहा है उस पर कितना नंबर कटेगा, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। पास करने की क्राइटेरिया को बता दे रहे हैं। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आपको 150 का 55% अंक लाना होगा। 55% मतलब लगभग 82 नंबर आता है। अगर आप मान लीजिए किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 150 में आपको 60% नंबर लाना होगा। मतलब 90 नंबर आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 90 नंबर लाना है। अगर आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर लाना है, 55% अंक लेकर के आना है। यह एक पात्रता परीक्षा होता है बाबू। अगर इसको पास करने के बाद में अगर इसको आप पास कर लेते हैं तो आप बिहार में या किसी अन्य राज्य में या केंद्रीय शिक्षक जो भी भर्ती आएगा, केवीएस, एनवीएस वगैरह सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। बिना इस पात्रता को पास किए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बीएड किए रहते हैं, डीएड किए रहते हैं, लेकिन उसको अगर यह पात्रता परीक्षा उसके पास नहीं है, अगर इसको क्वालिफाई आप नहीं किए हैं, तो निश्चित रूप से वो बीएड डीएड कहीं ना कहीं बेकार चला जाता है। ठीक है, तो अब हम आपको सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर पेपर 1 में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से कितने नंबर के सवाल आते हैं, पेपर 2 में कहाँ कहाँ से कितने नंबर के सवाल आते हैं। बेसिकली हम आपको बता दिए कि 82 नंबर रिजर्वेशन कैटेगरी वाले पास करेंगे और 90 नंबर जो बिना रिजर्व वाले हैं, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में है, वो लोग पास करेंगे। ठीक है, पेपर 1 की जहाँ तक बात करें तो 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है। और आपको बता दें कि इसमें 5 सेक्शन से सवाल पूछा जाता है। पहला जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा सीडीपी का, जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा जो सेक्शन होता है हमारे साथ वो होता है हमारा ईवीएस का, ये भी पूछा जाता है हमसे 30 मार्क्स का। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन होता है हमारे पास वो होता है मैथ का, और ये भी पूछा जाता है आपको 30 नंबर का। और चौथा जो सेक्शन होता है हमारे पास लैंग्वेज 1 के रूप में ज़्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, तो हिंदी आपसे पूछा जाएगा 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 2 की बात करें तो अधिकांशतः बच्चे या तो इंग्लिश लेंगे और नहीं तो क्या लेंगे, संस्कृत लेंगे। ये भी आपसे पूछा जाएगा कितना नंबर का, 30 नंबर का। मतलब कुल 5 सेक्शन है बाबू मेरे सामने, 1 2 3 4 5। देखिए, पाँचों सेक्शन से मिला करके 30 बचे
150 नंबर का आपसे सवाल पूछा जाएगा। और 150 नंबर में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाना है 90 नंबर, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लाना है 82 मतलब 82 नंबर। ये हो गई पेपर 1 की बात। अगर हम बात करते हैं पेपर 2 मतलब 6 से 8 में अगर आपको शिक्षक बनना है तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और क्या चेंजेज हुए हैं। जो अभी जो आया है ब्लूप्रिंट सीटेट दिसंबर 2021 का, उसमें क्या चेंज हुआ है क्या चेंज नहीं हुआ उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पेपर 2 में देखिए यहाँ भी आपसे CDP जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं वो भी आपसे 30 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर EVS मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 के रूप में जो हिंदी आपको था वो हिंदी भी आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। लैंग्वेज 2 के रूप में आप या तो इंग्लिश लीजिएगा नहीं तो आप संस्कृत लीजिएगा, ये भी आपसे कितना नंबर का पूछा जाएगा 30 नंबर का पूछा जाएगा। तो 30 मिलकर कुल हो गया 90 नंबर और बाकी बच गया 60 नंबर। तो 60 नंबर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आप BCA किए हैं या BSc किए हुए हैं, मतलब कि आप अगर साइंस फैकल्टी से स्नातक हैं तो आपसे 60 नंबर का क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि BA किए हुए हैं या BCom किए हुए हैं तो आपसे सोशल साइंस से सवाल पूछा जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर या तो सोशल साइंस से सवाल पूछा जाएगा या फिर साइंस से सवाल पूछा जाएगा कितना नंबर का 60 नंबर का। अब देखिए कुल मिलाकर यहाँ भी ये कितने नंबर का हो गया 30 90 और 90 60 कितना हो गया 150 मार्क्स आपको टोटल मिल गया। मतलब कि पेपर 2 में भी 150 नंबर का सवाल, पेपर 1 में भी कितने नंबर का सवाल 150 नंबर का सवाल। क्लियर ना। आपको लाना है कितना नंबर, जनरल कैटेगरी है 90 नंबर, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको लाना है 82 नंबर। ये हो गई सिलेबस की बात। अब सबसे पहले क्या कीजिएगा कि बच्चे कभी कभी परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सीटेट में 12% 18% रिजल्ट ही आ पाता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है बाबू कि आप सिलेबस को समझते नहीं हैं, आप पाठ्यक्रम को समझते नहीं हैं, करिकुलम को समझते नहीं हैं, सीधा सीधा तैयारी करना चालू कर देते हैं। देखिए सीटेट में 2 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक तो जो प्रश्न होता है वो होता है फैक्ट वाला प्रश्न जिसको हम लोग तथ्यात्मक प्रश्न के नाम से जानेंगे, और एक जो होता है वो होता है कॉन्सेप्ट वाला प्रश्न जिसको हम लोग अवधारणात्मक प्रश्नों के नाम से जानते हैं। अवधारणात्मक प्रश्नों की संख्या सीटेट में ज़्यादा होता है, फैक्ट वाले प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा कम होता है। पहले से भी कम हो मतलब पहले से भी जो है यह इसका संख्या कम ही रहता था फैक्ट वाले का, और कंसेप्ट वाले का थोड़ा सा ज़्यादा रहता था। और नया जो सिलेबस आया है उसमें स्पष्ट रूप से जो ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, ब्लूप्रिंट में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है हमको कि अब जो है कंसेप्ट वाले प्रश्नों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। पहले तो कॉन्सेप्ट वाले प्रश्नों की संख्या ज़्यादा रहता ही था, लेकिन अब जो है और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर फैक्ट और कॉन्सेप्ट का क्या मामला होता है, पहले इसको समझिए। CDP आपको 30 नंबर का जो पूछा जाता है वो पूरा कंसेप्ट प्रश्न है, मतलब पूरा अवधारणा आधारित प्रश्न ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बात करते हैं EVS का तो बच्चे क्या सोचते हैं कि EVS पूछना है हमको, पर्यावरण बड़े किताब लेकर के पढ़ने लगते हैं, मोटी किताबें पारिस्थितिकी तंत्र से लेकर इकोलॉजिकल सिस्टम से लेकर सारे बुक को समाप्त कर देते हैं। सीटेट के परीक्षा में जाते हैं 30 नंबर में 10 नंबर नहीं आ पाता EVS में। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके दिमाग में सिर्फ ये है कि हमसे EVS पूछा जाएगा, लेकिन वह EVS पूछने के साथ साथ में EVS शिक्षण भी पूछा है जिसको आपने नहीं देखा, आपने जिस पर ध्यान नहीं दिया। तो देखिए EVS जो होता है ये 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। 15 नंबर का आपसे पूछा जाएगा कौन सा प्रश्न, 15 नंबर का EVS फैक्ट से तथ्य से सवाल पूछा जाएगा जिसका सीधा जवाब आप दे सकते हैं। लेकिन 15 नंबर का जो सवाल होगा वो रहेगा किससे, कॉन्सेप्ट से, जिसका सीधा जवाब आप नहीं दे सकते हैं, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेरा क्वेश्चन आता है, मतलब टीचिंग से जुड़ा हुआ रहता है। मैथ में भी हम लोग हमेशा यह समझ लेते हैं कि मैथ हमसे 30 नंबर का पूछा जा रहा है तो मैथ पर खूब अध्ययन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग होता है। मैथ में भी 2 पार्ट बटा हुआ रहता है, 15 नंबर फैक्ट वाला अलग रहता है, 15 नंबर कॉन्सेप्ट वाला अलग रहता है, जिसको हम लोग गणित कहेंगे और एक को गणित शिक्षण कहेंगे। हिंदी में भी वही होता है, 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। 15 नंबर जो फैक्ट होता है उसमें भी 8 नंबर और 7 नंबर बटा हुआ रहता है। 8 नंबर गद्यांश पूछा जाता है, 7 नंबर पद्यांश पूछा जाता है।
और इसी 8, 7, 15 में 2-3 नंबर का व्याकरण पूछ देता है। बच्चे यहाँ पर समझ लेते हैं कि हिंदी पूछने वाला है तो पूरी तरह से व्याकरण को रटना चालू कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत होता है। व्याकरण से सवाल बिल्कुल कम आता है सीटेट में, व्याकरण को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर पढ़ने की जरूरत है तो वो है हिंदी शिक्षण को। मतलब कि अगर आप 15 नंबर फैक्ट वाले को पढ़ लेते हैं और उसके बाद 15 नंबर जो कंसेप्ट वाला है, जिसको हम लोग हिंदी शिक्षण के नाम से जानेंगे, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली क्लियर है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश या संस्कृत में भी सेम कंडीशन होता है, इसमें भी 2 पार्ट बटा हुआ रहता है। 15 नंबर फैक्ट अलग रहता है, 15 नंबर कंसेप्ट अलग रहता है। आप यहाँ पर देखिए कि हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर क्या पूछा जा रहा है, शिक्षण से सवाल पूछा जा रहा है। देखिए चारों सब्जेक्ट में शिक्षण से सवाल 15 चौके 60 नंबर, और ये 30 नंबर जो आपका CDP है, ये तो पूरा कंसेप्ट है ही। तो 60 और 30 मिलकर कितना हो जाता है, 90 नंबर। मतलब 150 नंबर का आपसे परीक्षा लिया गया, जिसमें 90 नंबर तो केवल आपसे कंसेप्ट अवधारणा आधारित प्रश्नों को ही पूछ दिया गया, और केवल 60 नंबर प्रश्न जो है वो आपके फैक्ट वाले प्रश्न है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो है कहाँ पे, तो शिक्षण पे, जिसको हम लोग टीचिंग कहते हैं। जैसे पर्यावरण शिक्षण हो गया, मैथ शिक्षण हो गया, हिंदी शिक्षण हो गया, इन सभी शिक्षण पर अगर आप पकड़ बना लेते हैं तो रिजल्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। इसी पर आप पकड़ नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। और ये बात जान लीजिए कि 90 नंबर तो पहले से है कि 90 नंबर कॉन्सेप्ट से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अब जो नया सिलेबस है उसमें निश्चित रूप से इस बात पर थोड़ा सा फोकस किया गया है कि अवधारणा आधारित प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। मतलब अब यह प्रश्न 90 नंबर से बढ़ करके 100 नंबर 110 नंबर तक भी जा सकता है। इसका मतलब यह समझिए कि सीटेट में जब आप रटिएगा तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है, जब आप टीचिंग को समझने का प्रयास कीजिएगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको बता दें कि 150 नंबर का परीक्षा होगा, जिसमें नए सिलेबस में कहा गया है कि लगभग 100 नंबर 110 नंबर तक आपसे केवल और केवल अवधारणा आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। फैक्ट प्रश्न में और अवधारणा आधारित प्रश्नों में अंतर क्या होता है? फैक्ट वाला सीधा आपसे सवाल करता है कि बताइए भारत की राजधानी कहाँ है। एक आंसर आप देते हैं कि सर दिल्ली है, लेकिन सीटेट उसी को कॉन्सेप्ट में कैसे चेंज करता है कि भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अगर आप दिल्ली के संपूर्ण कहानी को नहीं जान रहे हैं तो निश्चित रूप से इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं बना पाएंगे। अब भारत की राजधानी दिल्ली है, इसको रटना आसान है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका मतलब यह हुआ कि पूरे दिल्ली को आपको पढ़ना होगा। तो सेम कंडीशन आपको समझना, जिस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं, कैसे टर्मोलॉजी चेंज हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्वेश्चन चेंज करने का संभावना रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा किस पर ध्यान देना है? टीचिंग पर ध्यान देना है। बच्चे यह समझ रहे थे सर सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो पहले था वो अभी भी है। ये हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2021 में जो एग्जाम होने वाली है वो सारा ऐसे ही पूछा जाएगा, कुछ चेंज होने की जरूरत नहीं है। बस कंसेप्चुअल प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा बढ़ा दी गई है, अवधारणा आधारित प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। मतलब टीचिंग पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बस इतना ही चेंज हुआ है। और एक जो सबसे बड़ा चेंजिंग ये हुआ है कि ऑफलाइन पहले एग्जाम हुआ करता था, अब वह एग्जाम क्या होगा? ऑनलाइन होगा। इससे बड़ा चेंजिंग कुछ नहीं है और इसके बाद कोई चेंजिंग भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे पेपर 2 की बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर CDP पूछता है वैसे ही CDP यहाँ पर पूछेगा। जैसे यहाँ पर हिंदी पूछता है वैसे ही हिंदी यहाँ पर पूछेगा। जैसे यहाँ पर इंग्लिश संस्कृत पूछता है वैसे ही इंग्लिश संस्कृत यहाँ पर पूछेगा। सोशल साइंस की बात करते हैं कि इसमें 40 नंबर आपको जो है फैक्ट से सवाल पूछेगा और इसमें भी 20 नंबर आपको पेडागोजी देखने को मिलेगा। अगर आप जो है मैथ शिक्षण या हिंदी शिक्षण या EVS शिक्षण को मजबूत कर लेते हैं तो यहाँ पर भी सोशल साइंस या साइंस के शिक्षण को आप बहुत बेहतर तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, तैयारी आप कर रहे हैं बेहतर आप करते रहिए। कोई चेंजिंग नहीं हुआ, किसी के बहकावे में नहीं आना है कि सर चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने संपूर्ण सिलेबस की जानकारी आपको दे दी, बस फोकस एक ही रखना है, 90 नंबर न्यूनतम हमको लाना है। किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में है फिर भी 82 नंबर पर आप दिमाग मत लगाइएगा, 90 नंबर मिनिमम आपको लाना है, यह आप हमेशा दिमाग में बना कर रखिएगा। बाकी आप तैयारी करते रहिए, एन टीचिंग हमेशा साथ है आपके। कोई भी समस्या होगा, हमारा संस्थान केवल टीचिंग एग्जाम से जुड़ा हुआ है,
इससे संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या हमारे फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक के नीचे कमेंट भी करके आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, या किसी तरह की परेशानी हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।